कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग प्रारंभ में जहां हमने इलेक्ट्रोलिसिस पर वीडियो बनाया था उसमें ये कहे थे कि कंडक्टर को हम लोग दो भाग में बांटते थे। एक को नाम दिए थे मेटालिक कंडक्टर और दूसरे को हम नाम दिए थे क्या, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहे थे। एक को कहे थे मेटालिक कंडक्टर और दूसरे को कहे थे क्या, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहे थे। अगर मान लीजिए आपको मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के संबंध में कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर या इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक के जो वीडियो है उसको आप देखकर इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, हमने कंडक्टर को दो भागों में बांटा था और मेटालिक कंडक्टर के एग्जाम्पल थे ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स थे सारे मेटालिक कंडक्टर के एग्जाम्पल थे। अब मान लीजिए हमने एक मेटालिक कंडक्टर का एग्जाम्पल ले लिया, क्या ये हो गया हमारा क्या, आयरन रॉड हो गया। अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं तो ये जानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट ये हम कहते हैं किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जब मान लीजिए इस मेटल रॉड में कोई इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये इस कंडक्टर के इस पार्ट से पोजीशन से इस पोजीशन तक ये मूव करेंगे। इस आयरन रॉड में जितने भी आयरन के एटम हैं इनके भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके कुछ आयंस भी संभव हो सकते हैं। तो इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन या आयन इस इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके फ्लो को या इसके प्रवाह को अपोज करते हैं या इसका विरोध करते हैं और इसी चीज को नाम देते हैं क्या, ये रेसिस्टेंस कहते हैं। तो हम लोग रेसिस्टेंस को ये डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू which it opposed the flow of current is called resistance। और ये कहते हैं क्या, रेसिस्टेंस कहेंगे। तो कोई भी कंडक्टर होगा इसका कुछ न कुछ रेसिस्टेंस का मान अवश्य होगा। कुछ ऐसे भी कंडक्टर होते हैं जिनका रेसिस्टेंस अधिक होता है और कुछ ऐसे भी कंडक्टर होंगे जिनका रेसिस्टेंस कम होगा और इस रेसिस्टेंस के लिए उत्तरदायी क्या होंगे, ये कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन या आयन जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करेंगे। ये पाया गया कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर is inversely proportional to resistance। ये पाया गया कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं इसको हम इलेक्ट्रिक करंट को I से इंडिकेट करते हैं, ये रेसिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा समानुपाती होता है। और अगर ये मान लेते हैं कि E द पोटेंशियल
द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर इज V, देन ये हो जाता है I इक्वल टू V/R, या ये कह सकते हो R इक्वल टू V/I। ये हमारा क्या कहलाता है? ओम्स लॉ कहलाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मेटालिक कंडक्टर जो होंगे ये कंडक्टर के लेंथ और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पर निर्भर करते हैं। तो रेसिस्टेंस जो होंगे, रेसिस्टेंस ये निर्भर करेगा किस चीज पर? लेंथ ऑफ कंडक्टर, और दूसरा ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो ये रेसिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर ये लेंथ ऑफ कंडक्टर पे निर्भर करते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर निर्भर करते हैं। ये मेटालिक कंडक्टर के संदर्भ में हो गया। हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में ये देखे थे कि हमको मेटालिक कंडक्टर से कोई विशेष मतलब नहीं होता था, हमको इसके सिद्धांत को एप्लीकेबल करना होता है इसमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में। तो हमने सिर्फ मेटालिक कंडक्टर के बारे में ये देखा कि मेटालिक कंडक्टर के रेसिस्टेंस क्या होते हैं। इस पर एक फेमस लॉ होता है ओम्स लॉ, ये हमारा क्या था। और रेसिस्टेंस जो होंगे ये किस कारण से या किस कारक पर निर्भर करेंगे। तो हमने मेटालिक कंडक्टर में ये देखा कि जो भी कंडक्टर होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन या आयंस ये इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, जिसको नाम देते हैं क्या? जिसको नाम देते हैं रेसिस्टेंस कहते हैं। और ये कंडक्टर के रेसिस्टेंस इसके लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है। और ये रेसिस्टेंस जो होंगे ये बराबर होगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बाय अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो या V/R के बराबर होगा। अब इसी को हम एप्लीकेबल करते हैं इस पर, इसको देखिए एप्लीकेबल करते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या थे? ये हमारा था, याद करो, सॉल्यूशन ऑफ एसिड हो सकते थे, बेसिस हो सकते थे, या फिर क्या हो सकता है? सॉल्ट हो सकता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में तीन चीज होते हैं। एक होता है हमारा सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, और तीसरा चीज होता है क्या? सॉल्यूशन। अब ये देखें कि मेटालिक कंडक्टर में रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज होता था, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन्स या आयंस के द्वारा। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में किस तरह से रेसिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है? अब अगर मान लीजिए ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में तीन तरह के इंटरैक्शंस होते हैं। एक इंटरैक्शन होगा सॉल्यूट के बीच इंटरैक्शन, दूसरा होगा सॉल्वेंट के बीच इंटरैक्शन, और तीसरा होगा सॉल्वेंट के बीच इंटरैक्शन। और ये तीनों इंटरैक्शंस जो होंगे ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करते हैं, और जिस कारण से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में रेसिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए दोनों में अंतर आ गया। इसमें तीन तरह के इंटरैक्शन होंगे। एक होगा आपका सॉल्यूट, दूसरा ये होगा सॉल्वेंट, और तीसरा इंटरैक्शन होगा जिसको नाम दोगे सॉल्वेंट। ये तीन तरह के इंटरैक्शंस होंगे, और ये कह सकते हो कि इट अपोज्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यही जो होंगे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का क्या करेंगे? अपोज करेंगे। और इस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में रेसिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा। लाइक मेटालिक कंडक्टर, ये कह सकते हैं कि लाइक मेटालिक कंडक्टर, ये अभी हमने कहा था कि मेटालिक कंडक्टर के रेसिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के पे निर्भर करते हैं। तो जिस तरह से मेटालिक कंडक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर निर्भर करते थे, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भी ये निर्भर करेंगे किस पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करेंगे। लेकिन यहाँ लेंथ जो होंगे ये अलग इंडिकेट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये जो होंगे ये क्या होंगे, ये अलग होंगे। तो ये कह सकते हो लाइक मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर like metallic conductor in electrolytic conductor resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of क्रॉस सेक्शन। तो जिस तरह से मेटालिक कंडक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनेट टू L। अब यहां ये हम लोग इंडिकेट ये नहीं करेंगे कि लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम इंडिकेट करेंगे किससे, ये बताएगा डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रोड्स की जरूरत होती है, एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। अब यहाँ डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ कंडक्टर के जगह ये हम यूज करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनेट टू 1/A। अब ये है ए इंडिकेट करता है किसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंडिकेट करता है। तो अब ए यहां इंडिकेट किस चीज को करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए अगर मान लो हम किसी कंटेनर में, किसी पात्र में अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो ये सॉल्यूशन इस तरह का क्या करेगा, कॉलम का निर्माण कर देगा, और ये जो सिलेंड्रिकल कॉलम होते हैं इसका जो बेस होगा ये हमारा क्या होगा, ये स्फेरिकल होगा। अब इस स्फीयर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसको हम इंडिकेट करेंगे किससे, ए से इंडिकेट करेंगे, और इस तरह से मेटालिक कंडक्टर का कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पर एप्लीकेबल हो जाएगा। और इस दोनों को मिला दो तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनेट टू L/A, R प्रोपोर्शनेट टू L/A। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी ये हो गया R प्रोपोर्शनेट टू L/A। अब यहां ये था कि अगर हम प्रोपोर्शनेट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा R इक्वल टू रो L/A, जहां रो हमारा क्या होता है, ये हमारा कांस्टेंट होगा, और इसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी कहते हैं। ये हमारा कहलाता है
स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या फिर इसको नाम देते हो रेसिस्टिविटी भी हम लोग कहेंगे। ये जो रेसिस्टिविटी टर्म है, ये टर्म नए आईयूपैक रिकमेंडेशन के अनुसार स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं क्या, रेसिस्टिविटी कहते हैं। और इस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होते हैं, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में रेसिस्टेंस उत्पन्न कर लेते हैं और ये इन कारकों पर निर्भर करेंगे। अब देखो, मान लो कोई हमारा, सपोज करो कोई हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, बट नेचुरल है कि इसमें जो इंटरैक्शंस होते हैं, उन इंटरैक्शन के कारण कुछ न कुछ इसके रेसिस्टेंस का मान होगा। अगर मान लो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इनका रेसिस्टेंस अगर अधिक है तो इससे होकर कम से कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। और अगर मान लीजिए इस सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस कम हो तो इससे अधिक जो होंगे ये क्या होंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो इस तरह से कह सकते हो कि ये जो हमारा कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस ये उल्टा होगा किसका, ये उल्टा होगा रेसिस्टेंस के उल्टा होगा। यानी अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस अगर कम होता है तो उससे होकर अधिक से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करेगी और उसका कंडक्टेंस का मान अधिक होगा। और अगर रेसिस्टेंस अधिक होता है तो उससे कम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और उससे कंडक्टेंस का मान कम होगा। या सीधा कह सकते हो कि कंडक्टेंस जो होंगे ये रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। और ठीक उसी तरह से ये हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होगा ये उल्टा हो जाएगा किसका, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का उल्टा हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म था ये हमारा था R इक्वल टू रो L बाई A, ये था हमारा क्या, रेसिस्टेंस। तो अब हम रेसिस्टेंस को लिख सकते हैं 1 बटा कंडक्टेंस। देखिए कंडक्टेंस को हम यहां C से इंडिकेट करेंगे, रो, ये था हमारा क्या, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई स्पेसिफिक, ये हो जाएगा 1 बटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या फिर इसको स्पेशली हम लोग नाम देते हैं क्या, कंडक्टिविटी भी कहते हैं, इनटू L बाई A। और इस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम चलिए मान लेते हैं, इसको हम सपोज करो K से इंडिकेट करते हैं। अब ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या फिर ये हो गए आपके कंडक्टिविटी बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा आपका कंडक्टेंस इनटू L बाई A के। अब ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो गया कि या कंडक्टिविटी, ये बराबर हो गया किसके, कंडक्टेंस इनटू L बाई A के। अब मान लो इफ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर है और सॉल्यूशन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा आपका कंडक्टेंस के। और इस तरह से अगर हम चाहें तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को ये डिफाइन कर सकते हो कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या फिर इसको कहेंगे क्या, कंडक्टिविटी, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के जो भी कंडक्टिविटी होंगे उसको नाम दोगे क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहेंगे। अब देखिए हमने इसको इस तरह से क्यों किया,
कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्यूब जिसका लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो इसका लेंथ हो जाएगा क्या, 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां और यहां इलेक्ट्रोड लग गए, तो ये 2 इलेक्ट्रोड है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर। अब ये जो इसमें सॉल्यूशन रखोगे, ये सॉल्यूशन का क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो अब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया था ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें इसका लंबाई और चौड़ाई हो गया, हाइट हो गया क्या, 1 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से हम ये नहीं लिखते हैं कि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। इस दोनों को मिलाकर हम सीधा लिख देते हैं क्या, 1 cm क्यूब सॉल्यूशन लिख देते हैं। अब यहां एक चीज ये हो सकता है कि ये तो डिफिनेशन हो गया किसका, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का। अगर मान लो ये देखते हैं इन एसआई सिस्टम, अगर मान लीजिए हम इसको एसआई सिस्टम में इंडिकेट करें, तो एसआई सिस्टम में लेंथ के लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या, मीटर। तो L बराबर हो जाएगा क्या, 1 मीटर और A बराबर हो जाएगा क्या, 1 मीटर स्क्वायर। और एसआई सिस्टम में अगर आप इसको इंडिकेट कीजिएगा तो ये कहलाएगा क्या हमारा, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन is called specific conductivity, कंडक्टिविटी। लेकिन हमारा जो सेल होता है इसमें इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई 1 मीटर या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉल्यूशन 1 मीटर स्क्वायर, ये काफी बड़ा अमाउंट होता है। इसलिए हम लोग ये एसआई सिस्टम में सिर्फ इसका यूज करते हैं, लेकिन वैल्यू हम लिखते हैं इसमें सेंटीमीटर में यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिफाइन कर लेते हैं। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि इसके यूनिट्स क्या होंगे। पहले इसके यूनिट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिट में देखते हैं, ये हो गया यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। मान लो सबसे पहले कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस को हम ये इंडिकेट किए थे C बराबर होता है क्या, 1/R। R हमारा क्या था, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है क्या, ओम। तो इसका यूनिट हो जाएगा, या तो आप कह सकते हो ओम इनवर्स, या इसको ये कह सकते हो मो कह सकते हो, या फिर सीमेंस भी जो होगा इसको कह सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये भी देख लेते हैं, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और इसी को हम टर्म यूज किए थे क्या, ये कहे थे कंडक्टिविटी, हम लोग कहे थे। अब यहां ये था, याद कीजिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये बराबर था क्या, कंडक्टेंस इंटू L/A। तो कंडक्टेंस का यूनिट हो जा रहा था क्या, ओम इनवर्स इंटू L किस चीज को इंडिकेट करता था, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट हो जाएगा आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मान लो ये लेते हो इन एसआई सिस्टम, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा किसमें, मीटर में, और ये हो जाएंगे आपके ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होंगे।
अब यहां एक चीज और देखो, ये L और A, L हमारा क्या इंडिकेट करता था, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, और A इंडिकेट करता था इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉल्यूशन को इंडिकेट करता था। तो अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं तो जिस वेसल या एपरेटस का यूज करते हैं उसको नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल करते हैं। और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ये फिक्स होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोड्स हमारे फिक्स है तो बट नेचुरल है कि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी भी हमारी क्या होगा, फिक्स होगा, और उसमें जो सॉल्यूशन रखेंगे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स होगा। तो कंडक्टिविटी सेल में L/A ये हमारा वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो L/A इसको हम नाम देते हैं क्या, सेल कांस्टेंट कहेंगे, क्योंकि कारण क्या होगा कि किसी भी कंडक्टिविटी सेल में इलेक्ट्रोड्स पहले से फिक्स होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रोड्स फिक्स होंगे उस समय इनका के बीच की दूरी भी फिक्स होगी, और इनमें जब सॉल्यूशन रखोगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जो होगा ये फिक्स होगा। तो इसलिए L/A को हम लोग सीधा नाम देते हैं क्या, ये सेल कांस्टेंट। तो ये कह सकते हो कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बराबर हो जाएगा कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट भी हम लोग कह सकते हैं। तो इस L/A इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं किससे, ये बताएगा सेल कांस्टेंट कहेंगे। अब ये देखते हैं कि कंडक्टिविटी जो होंगे ये कितने तरह के होते हैं। अब ये देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी, टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी देखो कितने तरह के होते हैं। अब हमने ये कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इसके कुछ कंडक्टिविटी का अगर मान है, तो कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, फ्री आयंस जो होंगे ये कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन होंगे तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कुछ न कुछ अवश्य होगा। तो कंडक्टिविटी जो होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ पर निर्भर करेंगे। तो इस आधार पर हम लोग कंडक्टिविटी को दो भागों में बांटते हैं, एक को नाम देते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और दूसरे को नाम देते हैं क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को हम ग्राम इक्विवेलेंट या नॉर्मलिटी में अगर व्यक्त करते हैं तो उस कंडक्टिविटी को नाम दोगे क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहेंगे। और अगर मोलारिटी में एक्सप्रेस करते हैं तो उस कंडक्टिविटी को नाम देंगे क्या, मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। तो इस आधार पर इसको दो भाग में बांटते हैं, एक को नाम देते हो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं, और इसको लैम्डा इक्विवेलेंट से इंडिकेट करेंगे। तो अब इसको क्या डिफाइन कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे विलयन की का कंडक्टेंस जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट घुला हो तथा इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और सॉल्यूशन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 स्क्वायर हो, और उसको नाम देंगे क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहेंगे। तो इसको ये डिफाइन कर सकते हो कि द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी is the conductance of solution या conductance of electrolytic solution in which 1 gram equivalent of
एन electrolyte dissolve 1 gram equivalent of an electrolyte dissolve placed between two electrodes 1 centimeter apart and area of cross section of solution is 1 centimeter square। तो ये कहता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ये कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन होगा या कंडक्टेंस ऑफ वैसा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा जिसके सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट घुले हो और जिसमें इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और सॉल्यूशन जो होंगे इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इस सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को हम नाम देते हैं क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। था कि ये कह रहे थे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये कहे थे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन यानी वैसे विलयन का कंडक्टेंस जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई इलेक्ट्रोलाइट घुला हो और इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और सॉल्यूशन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये बराबर किसके हो सकता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बराबर होगा। कब? इफ 1 cm³ solution contains 1 gram equivalent, यानी अगर मान लो ये हमने कहा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को नाम देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट घुला हो तो उस स्थिति में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर हो जाएगा किसके? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी के बराबर होगा। अब करते हैं क्या कि मान लो इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू V मिलीलीटर। अब मान लो सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? V मिलीलीटर डाइल्यूट कर देते हैं। तो जब सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं तो इसमें सॉल्वेंट मिलाते हैं, सॉल्यूट नहीं मिलाएंगे। तो अब उस स्थिति में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? V सेंटीमीटर क्यूब या फिर V मिलीलीटर हो जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन सॉल्यूट का मात्रा हम उसमें भी कितना हो रहेगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा। तो जब सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट घुले होंगे तो उस स्थिति में जो सॉल्यूशन होगा इसके कंडक्टेंस को नाम देंगे क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम कहेंगे। अब जब हमने सॉल्यूशन को भी मिलीलीटर तक डाइल्यूट किया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर दोनों एक ही चीज होते हैं। इसके क्या होंगे? भी जो होंगे ये क्यूब्स होंगे। तो जब भी क्यूब्स होगा तो इस तरह के, जैसे देखो ये हमारा मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन हो गया, या फिर आप इसको नाम दे सकते हो 1 मिलीलीटर भी कह सकते हो, दोनों एक ही चीज होता है। अब हमने इसको भी मिलीलीटर डाइल्यूट कर दिया, तो भी मिलीलीटर डाइल्यूट करोगे तो ऐसे ऐसे ब्लॉक हमारे पास कितने होंगे? भी होंगे, और सब मिलकर उसमें क्या होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट घुला होगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के जो सॉल्यूशन होते हैं
इसको नाम देते हो क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहेंगे। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट, और ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होगा 1000 बाय कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन किसमें होगा, ये बराबर हो जाएगा किसमें, ये नॉर्मलिटी में होगा, क्योंकि नॉर्मलिटी में ही हम 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट को ग्राम इक्विवेलेंट में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये फॉर्म हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या फिर सिंपल इसको नाम दे सकते हो कंडक्टिविटी इंटू 1000 बटा ये हो जाएंगे क्या, कंसंट्रेशन, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी में कंसंट्रेशन यूज करेंगे। ये रिलेशन होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में रिलेशन होगा। अब मान लीजिए अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन लीटर, तो ये हो जाएगा, ये 1000 यहां से समाप्त हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये बराबर हो जाएगा किसके, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और बटा ये हो जाएगा कंसंट्रेशन किसमें, नॉर्मलिटी में। ठीक, अब अगर मान लीजिए हम इसका यूनिट निकालना चाहें, तो देखो अभी हमने निकाला था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट क्या था, याद करो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर को हम इंडिकेट कर सकते हैं किससे, सेंटीमीटर क्यूब से, और ये हो जाएगा नॉर्मलिटी हो जाएगा क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट, ये हो जाएंगे हमारे क्या, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दूसरे तरह का कंडक्टिविटी था जिसको नाम देते हो मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों एक ही होते हैं, सिर्फ अंतर ये होगा कि अगर इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को हम नॉर्मलिटी में इंडिकेट करते हैं तो ये कहला जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और अगर मोलारिटी में एक्सप्रेस करोगे तो ये कहला जाएगा क्या, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को ये डिफाइन कर सकते हो कि वैसे विलयन का कंडक्टेंस जिसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल घुला हो और इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, वैसे उसे हम लोग नाम देंगे क्या, मोलर कंडक्टिविटी। तो सिमिलर ये हो जाएंगे कि देखो मोलर कंडक्टिविटी ये बराबर किसके हो जाएगा, ये फिर बराबर हो जाएगा आपके स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बटा ये हो जाएंगे कंसंट्रेशन, और इस बार कंसंट्रेशन हम लोग यूज करेंगे किसमें, मोलारिटी में एक्सप्रेस करेंगे। और ये भी कह सकते हो कि अब इसका अगर यूनिट तुम कैलकुलेट करो तो यूनिट भी यही हो जाएगा, ये होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर
पर मोल, ये हो जाएगा, ये होगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स होगा, और ये हो जाएगा आपका क्या, मोल इनवर्स हो जाएगा। और अगर मान लो इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड इन लीटर, अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लीटर में कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी बराबर ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बटा कंसंट्रेशन इन मोलारिटी। और अगर मान लीजिए ये ग्राम इक्विवेलेंट और मोल दोनों समान हो, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों क्या होंगे, ये समान होंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, इसमें इतना ही अंतर था कि अगर इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को हम नॉर्मलिटी में एक्सप्रेस कर दें, तो ये कहला जाता था क्या हमारा, ये नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट में एक्सप्रेस करोगे नॉर्मलिटी, मोल में एक्सप्रेस करोगे मोलरिटी। और हम लोग एक चीज ये भी जानते हैं, हम लोग एक चीज ये जानते हैं कि अगर मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों अगर दिया हो, तो इसमें रिलेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। ये देखो हमने एक चीज ये पढ़ा था कि नॉर्मलिटी बराबर होता था किसके, मोलारिटी इनटू वैलेंसी के। ये हमने पढ़ा था या ये जानते हैं कि नॉर्मलिटी ये बराबर होता है किसके, मोलारिटी इनटू वैलेंसी के। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या था आपका, ये था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू 1000 बटा, यहां क्या लिखे थे, मोलारिटी हम लोग लिखे थे, बटा मोलारिटी। अब देखो मोलारिटी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी बराबर होगा नॉर्मलिटी बाई वैलेंसी। तो ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू 1000 बटा ये हो जाएंगे क्या, नॉर्मलिटी इंटू वैलेंसी। और ये देखिए ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से ये हो जाएंगे मोलर कंडक्टिविटी बराबर ये हो जाएंगे किसके बराबर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी। और इस तरह से ये रिलेट हो जाएगा इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी में। अगर वैलेंसी काउंट करना हो तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो रेशियो होगा वो किसको बताएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट के वैलेंसी को भी बताएगा। यानी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रेशियो ये बताएंगे, इलेक्ट्रोलाइट के वैलेंसी को बताएंगे। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से इसके मान को डिराइव करते हैं। क्वेश्चन ये है कि द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस of a column
कॉलम ऑफ 0.05 m NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to the power 3 ohm. Calculate, पहला दे रहा है रेसिस्टिविटी, दूसरा दे रहा है कंडक्टिविटी, ये होगा आपका कंडक्टिविटी या फिर इसी को कहेंगे क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और तीसरा ये कह रहा है इसको ये कैलकुलेट कीजिए मोलर कंडक्टिविटी। देखिए इसी एक क्वेश्चन में लगभग सारे चीज को हमने इंडिकेट किया है। देखो रेसिस्टेंस का मान कितना दे रहा है, 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालिए। सॉल्यूशन जो है इसका डायमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया 3.14, आर हो गया क्या हमारा 1/2। डायमीटर अगर 1 है तो रेडियस क्या होगा 1/2 स्क्वायर। और इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर L का मान हमारा है क्या 50 सेंटीमीटर। हमने ये देखा था कि R बराबर रो इंटू L/A। देखो यही रो हमारा क्या है, रेसिस्टिविटी है। R का मान रखो 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल टू रो। L का मान कितना हो गया 50 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया कितना 0.785, इसलिए रो बराबर हो जाएगा 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.785 बटा 50। और इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 87.135। ये हो जाएगा आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो जाएगा आपका, ये हो गया रो बराबर, ये हो गया ओम, ये हो नहीं, ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। अब देखिए यहां ये हो गया क्या, रेसिस्टेंस आर का हो गया ओम, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। अब ये हो गया, हमने पहला इंडिकेट कर लिया। दूसरा इंडिकेट करना है क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो देखो ये था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये बराबर किसके था, ये बराबर था आपका कंडक्टेंस इंटू L/A। कंडक्टेंस इंटू L/A। कंडक्टेंस के जगह देखो ये लिख देते हैं 1 रेसिस्टेंस 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि हमने ये देखा था कि कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। L का मान था कितना 50, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था हमारा कितना 0.785, और इस तरह से स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मान आ जाएगा आपका 0.011476। ये हो जाएगा हमारा क्या, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मान। अब देखो इसका कंडक्टेंस का क्या हो गया यूनिट, ये होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और तीसरा हो गया जिसको नाम देते हैं, देखिए मोलर कंडक्टिविटी, ये बराबर होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 0.011476
इंटू 1000 बटा कंसंट्रेशन इन मोलारिटी, ये हो गया 0.05, और इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 229.5, ये हो सकता है, ये करो ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और इस तरह से हम लोग इस सूत्र के सहायता से कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या फिर जो होंगे ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।